हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिसिस्ट। सो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस द पेपर ऑफ मास्टर कैडर साइंस जो कि हुआ था ऑन 18 सितंबर। और आज जो है उसके फिज़िक्स पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। एंड सो दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट द आंसर की ऑफ द पेपर, ना ही कट ऑफ बताने के लिए। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट अबाउट कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पिक हुए थे, और जो स्टूडेंट्स आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं फ़िज़िक्स, तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करें। आंसर की एंड कट ऑफ का काम हम गवर्नमेंट पर छोड़ देते हैं, ठीक है। आपका काम था हार्ड वर्क करना, पेपर देना, दैट यू हैव डन। रेस्ट पार्ट जो है वो गवर्नमेंट का है और उसी को ही करने देते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर्स में मैंने जब आंसर कीज़ अपलोड की हैं, देन फिर स्टूडेंट्स में बहुत क्योस हो जाता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड। फिर उनको होता है आपके आंसर की से हमारे इतने नंबर बन रहे थे, ऑफिशियल आई तो इतने बन रहे हैं, अभी कम हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, पहली लिस्ट में बन रहा था अब लिस्ट से बाहर हो गया है नाम। तो इतना प्रेशर नहीं बिल्डअप करना हमें। सो वी विल जस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की टू कम एंड इट विल कम वेरी सून। आज के वीडियो में बस जो है आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, उसका एक जेन्युइन रिव्यू। सी सम सेज क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी ईजी। कुछ लोगों को मैंने कहता सुना बहुत आसान था, कुछ कह रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट था, वेरी टफ़। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर था ना तो वो बहुत ईजी था और ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। अभी ये जो कुछ बच्चों को पेपर बहुत डिफ़िकल्ट लगा है उसका कुछ रीज़न है, तो उन रीज़न को एक्सप्लोर करते हैं कि क्वेश्चन पेपर इतना डिफ़िकल्ट लगा क्यों फिज़िक्स पोर्शन। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर ये है कि जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है मास्टर कैडर के लिए वो है बीएससी फ़िज़िक्स। और जो क्वेश्चन थे आई विल से 5 to 6 या 7 क्वेश्चंस जो हैं ऐसे क्वेश्चंस थे विच वर बियॉन्ड द लेवल ऑफ बीएससी। क्योंकि टॉपिक्स पता है क्या, जैसे 12th में भी ऑप्टिक्स प्रेजेंट है, बीएससी में भी ऑप्टिक्स प्रेजेंट है, ऐसे ही बीएससी एंड एमएससी का जो सिलेबस है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। यूनिट के नेम जो है वो सेम है, एक्सेप्ट मैथमेटिकल फिज़िक्स है एमएससी में। बाकी अब यूनिट के नाम देखो, सबके जो है नाम सेम है। न्यूक्लियर इज़ देयर इन बीएससी, न्यूक्लियर इज़ देयर इन एमएससी ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है अगर बीएससी में, तो एमएससी में इट इज़ ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। तो वो टॉपिक सेम होने की वजह से जो है उन्होंने उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन पिक कर लिए। ये नहीं देखा कि दे आर बियॉन्ड बीएससी लेवल, कि ये जो कंटेंट है, ये जो क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ बीएससी लेवल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने ऑप्टिक्स की बात बोली, अब एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, ऑप्टिक्स उसके सिलेबस में भी है, बीएससी में भी ऑप्टिक्स है। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट को मैं बीएससी का ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दे दूं तो वो ऑब्वियसली उसको डिफ़िकल्ट लगेगा, बिकॉज वो उसके लेवल के बियॉन्ड है, उसकी एजुकेशन जो जितना उसने स्टडी किया उसके बियॉन्ड है। तो जैसे कि गेलमैन निशिजिमा वाला जो फार्मूला वाला क्वेश्चन था, दैट इज़ नॉट मैंशनड इन सिलेबस। वो लेक्चरर के सिलेबस में मैंशनड है, मास्टर कैडर के सिलेबस में मैंशनड नहीं है। बेरियन डीकपलेट वाला क्वेश्चन दैट इज़ नॉट मैंशनड इन सिलेबस। और उसके अलावा जो है एक कैट ऑपरेटर्स लगाकर, जो मैथमेटिकल में हम पढ़ते हैं, कैट ऑपरेटर्स लगाकर क्वांटम का एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो दे वर लाइक, जो स्टूडेंट्स ने पढ़े ही नहीं है बीएससी लेवल में, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट देम टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। तो 7 क्वेश्चंस को मैं बोलूँगी कि उनका लेवल जो था एमएससी वाला था, बिकॉज सर्टेन क्वेश्चंस तो वी हैव सीन कि जो CSIR नेट का पेपर है उसमें से पिक किए गए हैं। और नेट का तो लेवल एमएससी से भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज जब जो स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन करते हैं दे नो कि कितना डेडिकेटेड टाइम लगता है उन सबको तैयार करने के लिए। सो अब बात करते हैं बाकी के जो 43 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चंस मैंने कैटेगराइज कर दिए कि दे वर लाइक बिट हाई लेवल के थे, वो कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही थे, कुछ लेवल बाहर था बीएससी के लेवल से। लेकिन जो 43 क्वेश्चंस रह जाते हैं अब वो भी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगे, उसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं दे आर मोस्टली थ्योरी इंक्लाइंड प्रिपरेशन करते हैं, वो ज़्यादा उनका फोकस थ्योरी में रहता है। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे वो न्यूमेरिकल छोड़ ही देते हैं, लाइक न्यूमेरिकल है हमें करना ही नहीं, हम थ्योरी पढ़ लेंगे, बस पेपर में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आएंगे उनको रहने देंगे, थ्योरी कर लेंगे। पेपर में क्या हुआ, 80% न्यूमेरिकल आ गए, 20% ही थ्योरी मुझे दिखी, 80% तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही है उसमें। दैट वाज दीज आर द 2 इश्यूज़ जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पेपर डिफ़िकल्ट लगा है, जिनको जो है दे आर सेइंग कि वेरी टफ, वेरी डिफ़िकल्ट। दीज आर द 2 रीजंस, क्योंकि या वो बीएससी ग्रेजुएट भी हैं एंड सेकेंडली न्यूमेरिकल पोर्शन वाजंट वेल प्रिपेयर्ड। तो
इसलिए उनको डिफ़िकल्ट लगा। लेकिन पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था। 43 क्वेश्चंस आपके हाथ में थे अटैम्प्ट करने के लिए, एंड जो न्यूमेरिकल्स थे वो वेरी इजी। उन्होंने कोई भी इतना टीडियस न्यूमेरिकल नहीं उसमें डाला हुआ था। आप जब थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो थ्योरी के साथ ही जो छोटे छोटे फार्मूलाज आते हैं उन्हीं के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स थे। तो अगर आप उनको सॉल्व करने लग जाओ तो दे आर हार्डली टेकिंग 2-3 लाइन्स में वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे। मैंने खुद सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे, 2-3 लाइन्स में वो सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर एक और बात है दैट दो स्टूडेंट्स हु आर MSc फिज़िक्स, उनको ऑब्वियसली पेपर आसान लगा होगा, बट जो स्टूडेंट्स फिज़िक्स ग्रेजुएट हैं उनके लिए इट इज़ डेफिनेटली जो 7 क्वेश्चंस हैं उनके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और स्पेशली जब आप एक वंस यू गो थ्रू द पेपर एंड आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन देखा हुआ नहीं लग रहा, तो न्यूमेरिकल तो पहले ही हमारा माइंड सेट भी हो जाता है कि येस दिस इज़ डिफ़िकल्ट, इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। लेकिन अगर आप कामली उसको अटैम्प्ट करते तो क्वेश्चंस इजी थे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए देर वो थोड़ा सा बस अपनी नॉलेज आप लगा के देखते तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो टेलीग्राम पर वैसे मैंने पोल कंडक्ट किया था एंड आई टोल्ड यू ऑल कि अगर आपको चेंज लेके आना है तो ऑब्वियसली आपको किसी मीडियम से गवर्नमेंट को ये कन्वे करना चाहिए कि या तो ये जो टॉपिक आप पेपर में डाल रहे हो इनको सिलेबस में ऐड कर दो, सिलेबस रीडिफाइन कर दो। अगर सिलेबस नहीं चेंज करना है तो पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग डालो, बिकॉज ये जो मार्क्स हैं वो एक एक नंबर मैटर करता है जब जॉब लेनी होती है। तो दिस इज़ नॉट फेयर कि आप जो है आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस को डालो। अब ये स्टूडेंट्स जो हैं, आप सब जो हैं, आपके हाथ में है कि ये चेंज आप लेके आएँ, आप इसको कन्वे करें, ओनली देन चेंज आएगा। अदरवाइज़ यही पैटर्न चलता रहेगा। दे वॉन्ट चेंज इट। अगर किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो उसको क्यों चेंज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आप फिज़िक्स प्रिपेयर कर रहे हो ऑब्वियसली आप जो है किसी मीडियम के थ्रू इस चीज़ को ज़रूर कन्वे कीजिए। 4 to 5 क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि वो लेक्चरर एंड मेरिटोरियस में भी उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो नेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो तो लेक्चरर एंड मेरिटोरियस में भी इंक्लूड नहीं करते हैं वो, देन हाउ दे कैन इंक्लूड इट इन अ मास्टर लेवल एग्ज़ाम जिसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। तो ये चेंज लाने के लिए आप सबको यूनाइट होकर, इकट्ठे होकर आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, ओनली देन इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। तो काफ़ी लोगों का मैंने रिव्यू सुना कि पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, पूरा पेपर ही पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ऐसा भी नहीं था। अभी हमने डिफ़िकल्ट पोर्शन की बात कर ली, अब इजी पोर्शन की बात करते हैं कि पेपर कितना इजी भी था। तो बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को सबसे पहले करो, इट इज़ हैविंग अ हाईएस्ट वेटेज। तो यहाँ पे भी जो है इसमें से 7 क्वेश्चंस आए हुए थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में से, और जो 2 क्वेश्चंस हैं ना दे आर फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। जब आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का सिलेबस देखते हो, फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो करवाई है, पहली वीडियो का पहला टॉपिक ही मेरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस है, और उसमें से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, एक थ्योरी क्वेश्चन था और एक फार्मूला था। ये क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम इज़ नोन एज। तो ये ऑप्शन पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि मैग्नेटो इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैग्नेटो मैकेनिकल नहीं है, जायरो इलेक्ट्रिकल नहीं है, इट इज़ मैग्नेटो जायरो। और हमने तो ये जी की वैल्यू स्टडी भी की है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो दिस वाज वेरी इजी। जो सेकंड क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 27 इज, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। जब हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करते हैं तब ये बस उसका फार्मूला लगाना था और आंसर आ जाना था। तो यहाँ पर जो फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज्ड पावर 1/3। मल्टीपल टाइम ये फार्मूला डिस्कस हुआ होगा वीडियोज़ में, राइट। तो यहाँ पर जो आर नॉट कॉन्स्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻15 मीटर। मल्टीप्लाई किया इसको एंड आंसर आ गया 3.6 × 10⁻15, बिकॉज 27 का क्यूब रूट 3 आ गया। तो 2 लाइन में न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। दिखने में लग रहा था पेपर में न्यूमेरिकल्स हैं, बट ईजी थे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टॉपिक में ही 2 क्वेश्चन आए हैं न्यूक्लियर के। सेकेंड मोस्ट प्रेडिक्टेड टॉपिक, कितनी बारी बोला, शेल मॉडल कर लो, स्पिन एंड पैरिटी फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता होता है, तो वही क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर तो कुछ नॉडियम रूल भी नहीं लगाना, इट्स जस्ट सिंपल उसके प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। और यहाँ पर प्रोटोन में जो है लास्ट अनपेयर्ड वो न्यूक्लियॉन बच रहा था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्पिन एंड पैरिटी निकाल लेनी थी। और यहाँ पर बी ऑप्शन बन रहा है 1/2 आ रहा है, जो लास्ट अनपेयर्ड प्रोटोन है और साथ में पैरिटी -1 आ रही है। इतनी बारी बोला था शेल मॉडल कर लो, तो शेल मॉडल का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर पेपर में।
मॉडल के बाद मैंने आपको बोला था एलिमेंट्री पार्टिकल्स सबके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लर्न कर लो। टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ भी शेयर की थी कि सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन, बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर सब स्टडी कर लो। तो वही उन्होंने क्वेश्चन पूछा पेपर में, ओमेगा हाइपरॉन का आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस कितना है। तो ओमेगा हाइपरॉन सिंगल पार्टिकल है, इसका आइसोस्पिन 0 आ जाएगा। स्ट्रेंज पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंजनेस -3 है, और सबसे अलग सा पार्टिकल है, यही नहीं कि -1 -2 में कंफ्यूज हो जाओ, -3 इसकी स्ट्रेंजनेस है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ आना था। एलिमेंट्री पार्टिकल वाले चैप्टर में इंटरेक्शन का क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन इंटरेक्शंस के बेसिस पर नहीं आ सकता कि कौन सी वीकेस्ट है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल के ग्रेविटेशनल, तो सबसे वीकेस्ट कौन सी है? ग्रेविटेशनल। तो टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर किया था, उसमें भी ये मेंशन्ड था, ऑल्दो इनकी रेंज, रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक्सचेंज पार्टिकल और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, पर उन्होंने कितना ईजी पूछ लिया कि वीकेस्ट कौन सी है वो बता दो, तो दैट इज़ ग्रेविटेशनल। उसके बाद मैंने बोला था रिएक्शंस पढ़ लेना, कौन से कंजर्वेशनल लॉ के बेसिस पर जो है रिएक्शन अलाउड होती है या फॉरबिडन होती है। तो वही उन्होंने रिएक्शन दी है, और इसको तो स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है ये। पेयर एनहिलिएशन की रिएक्शन है, हम दो पढ़ते हैं, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनहिलिएशन। पेयर प्रोडक्शन जो है वो दैट इज़ समथिंग फ्री स्पेस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। और यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि पॉजिट्रॉन पेयर करने के लिए 2 गामा फोटोन्स लगते हैं, यहाँ पे उन्होंने 1 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दोनों के बेसिस पर ये रिएक्शन फॉरबिडन है। हम तो गामा फोटोन को जो एनर्जी उसको 2 को मल्टीप्लाई करके भी याद करके रखते हैं कि हाँ इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करने के लिए। न्यूक्लियर में से 7 क्वेश्चंस आए हैं, 2 क्वेश्चंस चलो मैं फिर भी मान लेती हूँ कि गेल्मैन-निशिशिमा फार्मूला फॉर क्वार्क्स वाला आपने नहीं पढ़ा हुआ था, एंड सेकेंडली जो है वो बेरियन डीकपलेट वाला जो क्वेश्चन था, दे वर बियॉन्ड द लेवल, वो एमएससी के टॉपिक थे, लेकिन 5 क्वेश्चंस तो एज एक्सपेक्टेड थे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में से 6 क्वेश्चंस आए हुए थे, और जो इसमें 3 न्यूमेरिकल्स हैं, 2 न्यूमेरिकल में सेम फार्मूला यूज़ होना है। तो कितना इजी थे ये दोनों क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या है, एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू ए इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम 1 1 1 प्लेन ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटिस, इफ लेटिस कांस्टेंट इज ए, कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैग्स एंगल कितना होगा। तो ब्रैग्स लॉ इतनी बारी पढ़ा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो वो वही मैं कह रही हूँ, अगर न्यूमेरिकल पेपर में बेटा आए हैं ना, तो दे आर फ्रॉम द थ्योरी, बस थ्योरी पढ़ते ही जो आपने छोटा सा फार्मूला उसके नीचे देखा है उसी में से क्वेश्चन आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई नए फार्मूलाज थे और जिनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत थी। जिसने थ्योरी करते करते इन फार्मूला को देखा तो वो भी सॉल्व कर सकता है। एंड न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैंने जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अलग से वीडियो बनाई थी, तो सारे उसमें न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए थे। देखो ब्रैग्स लॉ क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। डी हमें नहीं पता है, ठीक है, डी क्या होता है यहाँ पर मैं फार्मूला पता है इसका, a/√h² प्लस k² प्लस l², तो वो हमें 1 1 1 दिया था, और डी की जगह क्या आ जाना था, a/√1 + 1 + 1। थीटा हमें निकालना है, n यहाँ पर 1 है, लैम्डा को a दिया है, a से a कैंसिल हो गया, साइन थीटा √3/2, ये कितना होता है, ये साइन 60 डिग्री, विच इज़ ऑप्शन डी। 2-3 लाइन्स के बियॉन्ड न्यूमेरिकल नहीं था कोई भी। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि समटाइम आपके माइंड में वो इमेज होती है कि शायद इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, उनको देख के समटाइम स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं कि इतने हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। दैट माइट बी द रीज़न, बट जो क्वेश्चंस थे, जो डिफ़िकल्ट पार्ट था मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे दे वर ईजी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम जो पिछले क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ हुआ था, सेम वही फार्मूला यूज़ होना है यहाँ पर भी। मोनोक्रोमैटिक एक्सरे है, कहते यहाँ पे लैम्डा दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम, और फर्स्ट ऑर्डर मतलब n 1 है, और प्लेन मतलब h/K/L की वैल्यू दे दी है, थीटा दे दिया हुआ है, लेटेस्ट पैरामीटर मतलब a हमें निकालना है यहाँ पे। सो 2 है, डी का वही फार्मूला था, a/√h² प्लस k² प्लस l², जो कि √11 हो गया। साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, n भी 1 है, लैम्डा भी 1 है, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू √11, जो कि डी ऑप्शन आई है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द आइंस्टाइन टेम्परेचर फॉर आइंस्टाइन फ्रिक्वेंसी 9×10⁻11 हर्ट्स। तो चाहे अगर आपको आइंस्टाइन का अलग से नहीं पता था, जो डिबाई टेम्परेचर का फार्मूला था वही आइंस्टाइन टेम्परेचर में भी यूज़ होना था, सेम। तो आइंस्टाइन टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है, h/k।
ठीक है। तो h जो है दैट इज़ द जो प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34। न्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन था 9 इंटू 10⁻11। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करते तो 43.23 आ रहा है मेरा जो मैंने सॉल्व किया, तो नियर अबाउट 43 केल्विन इसका आंसर आ जाना था। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स आपकी फेवरेट यूनिट जो कि केमिस्ट्री में भी है, फिज़िक्स में भी है, तो इसमें से जो है 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। 3 तो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए जिसमें से 2 न्यूमेरिकल सेम ही थे, ठीक है, और बाकी 3 थ्योरी क्वेश्चन थे। तो मतलब दे वर ऑल्सो वेरी ईजी, दे वन लाइनर क्वेश्चन, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं थी पढ़ने वाली। जो ऑप्टिक्स यूनिट है जिसमें ये क्वेश्चन आए, मैंने आपको टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर किया ही है। तो ये तो हमने जब BSc लेवल MCQs किए ऑप्टिक्स के तो वहाँ पर किया भी है, क्योंकि जो फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन्स होते हैं उनका एरिया कांस्टेंट होता है। तो कितने भी हाफ पीरियड जोन आ जाएँ, S1 S2 S3 सबका जो है पाई बी लैम्डा जो फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन्स हैं दैट इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पर C ऑप्शन आना था। इनमें से कितने क्वेश्चंस ना पेपर में ऐसे थे कि जो हमने एज सच भी किए हुए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स एज सच समटाइम डिस्कस नहीं होते, तो उनके सिमिलर न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। फार्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कैसे भी तोड़ा मरोड़ा जाए वही फार्मूला लगना होता है और आंसर आ जाता है उसमें। तो नेक्स्ट उन्होंने ये क्वेश्चन पोलराइजेशन में से पिक कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम इज, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है हमने निकोल प्रिज्म में पढ़ा है जो बाय रिफ्रिंजेंट है, तो निकोल प्रिज्म को कट कर देते हैं एक्सिस के अराउंड और वहाँ पर एक लेयर फिल होती है कनाडा बाल्सम की, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था जो कि आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। आंसर बी है। मतलब मैं मेरा ये पर्पज़ नहीं है यहाँ पर कि मैं आपको आंसर की बना के दे दूँ। मेरा पर्पज़ यहाँ पर ये आपको बताना कि पेपर माइट अपीयर डिफ़िकल्ट बट इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल, और जहाँ पे अगर कुछ पॉइंट्स पे आपसे भी कमी जहाँ पर रही है आप उन पे वर्क करो, और जो एग्ज़ामिनर से गलती हुई है आप उसके लिए भी गवर्नमेंट को बताओ। नेक्स्ट जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की हम बात करें, ये तो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, और ये उसका ही लॉ है, और ये तो 11th में भी प्रेजेंट है, लेकिन मैंने BSc में जब क्लासिकल मैकेनिक्स करवाई है तो वहाँ पर भी मैंने केपलर्स लॉ करवाया हुआ है। T² इज़ प्रोपोर्शनल टू R³ होता है। उन्होंने बोला है कि अगर R की जगह 4R कर दें तो टाइम कैसे यहाँ पर चेंज होगा। तो ये फार्मूला हमने 11th में भी पढ़ा है, BSc में भी पढ़ा है, बस इसको अप्लाई करना था और यहाँ पर 8T आ जाता है कैंसलेशन करने के बाद। नेक्स्ट देखो ये कितना इजी, इसको तो मुझे लगता है डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देख के ही आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी आपको दी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू माइनस कर्ल F अपॉन कर्ल X। तो F को विद डिफ्रेंशिएट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू X, और साथ में माइनस साइन आना है यहाँ। सो सिंगल डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर करनी थी, 1 स्टेप में ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सो व्हाट आई सजेस्ट, जो मुझे प्रिपरेशन करवाते हुए इतने बच्चों को, जो वन थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड कि स्टूडेंट्स पता क्या करते थे, डोंट स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग। वो बस पेपर से 1 महीना पहला या 15 दिन पहले दे वांट टू स्टडी, और पेपर जो आगे आगे आ रहे हैं ना ये इस तरीके से आ रहे हैं कि दे आर चेकिंग इन डेप्थ स्टडी आपने कितनी की है। इट्स नॉट अबाउट जिसने लास्ट में कुछ बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस लर्न कर लिए है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न कर लिए, वो पेपर में आ गए, वैसा नहीं आया। दैट्स वाई एक सेटबैक लगा स्टूडेंट्स को, बिकॉज यहाँ पर वही बच्चा सक्सेसफुल होगा जिसने बिगिनिंग से स्टडी की है। अब BSc का अगर हम सिलेबस देखें ना तो यहाँ पर 9 बुक्स आर देयर। 3 साल में आप डिग्री कंप्लीट करते हैं BSc की, और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको 1 महीने में 15 दिन में हम 3 साल वाली स्टडी पूरी कर लें। इज़ इट पॉसिबल? किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना टीचर के लिए आपको करवा पाना, ना आप खुद से भी नहीं इसको कर सकते। तो एटलीस्ट डेडिकेट कीजिए 5 to 6 months, अच्छे से पढ़ाई करिए। फर्स्ट थिंग इज़ बाय BSc बुक्स, ठीक है, उसकी ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड पढ़िए, जो उसमें फार्मूलाज आते हैं उनको नोट डाउन कीजिए, बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर कीजिए।
देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हम सोचें ना कि कभी बस कुछ दिनों में ही पढ़ के या कुछ महीने में पढ़ के हम हो जाएगा, बट शॉर्टकट नहीं है कोई भी। जो अच्छे से बिगिनिंग से स्टडी करेंगे, फुली डेडिकेटेड स्टडी करेंगे, वो ही सक्सेसफुल होंगे। और ये पेपर भी उन्होंने इसी तरीके से सेट किया था कि ऐसा ना हो कि बच्चों ने कुछ मेन लर्न कर लिया हो और उसी के बेसिस पर एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाए। दे हैव चेक दैट हाउ मच नॉलेज यू हैव। क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द 100 MCQs वीडियो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ L²/2μr²। तो जिसने वो 100 MCQs वाली वीडियो देखी होगी उसको इसका आंसर पता होगा। सो मैनी क्वेश्चंस जो हैं दे आर फ्रॉम द वीडियोज़। जिस स्टूडेंट ने भी जो है सारे वीडियोज़ अच्छे से देखे होंगे, ऑब्वियसली उसके बेसिक्स भी क्लियर होंगे एंड उसको सारे आंसर्स भी पता होंगे, राइट। और तो बाकी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट जो है वो टेलीग्राम पर शेयर किए ही हुए हैं, आई होप आपने चेक किए होंगे। सो अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हमें ये कह रहा है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लर्न करके पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। पेपर उसी बच्चे का क्वालिफाई होगा जो इन डेप्थ स्टडी करेगा, बिकॉज क्वेश्चंस जो है इन बिटवीन द लाइन्स फ्रॉम द थ्योरी वहाँ से पिक किए गए हैं, राइट। और ये फेयर भी है, आपको ऐसा लगता है फेयर भी है, बिकॉज वो एंड में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लर्न कर लें एंड दे गॉट क्वालिफाइड, और एक बच्चा वो जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की हो, पूरी कंप्लीट उसने नॉलेज गेन की और दोनों सेम लेवल पर खड़े हों। तो गवर्नमेंट इज़ हेयर टू पिक क्रीम। उनको बस ये है कि हाँ जो सबसे नॉलेजेबल बच्चा वही इसमें आए, रेस्ट जो है स्टूडेंट्स रह जाएँ। अब अनफेयर जो है यहाँ पर वो मैंने मल्टीपल टाइम्स कह दिया कि क्या है कि अगर आपको पेपर टफ़ करना है एग्ज़ामिनर के लिए, दिस इज़ अ थिंग कि अगर आपको पेपर टफ़ करना है तो उसको सिलेबस की लिमिट्स में टफ़ किया जाए। ऐसे क्वेश्चंस डाल के जो बच्चे ने कभी पढ़े ही नहीं, उसके लेवल के बियॉन्ड है, दैट इज़ नॉट द वे, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बीइंग योर मेंटोर, योर गाइड जो आपको कंसिडर करना, मुझे जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अब आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, बट वो कम्प्लीटली अनफेयर है। अब बट वो अनफेयर आप सबके साथ हुआ है तो उसका जवाब भी आप लोगों को ही देना है। आप कैसे उसका जवाब देंगे दैट इज़ अप टू यू। नहीं देंगे, सहते रहेंगे, तो देन दिस विल बी रिपीटेड अगैन एंड अगैन। सो देयर आर 2 थिंग्स फॉर यू नाउ ऑनवर्ड्स, जिन्होंने पेपर की तैयारी करनी है, अभी दे आर प्लानिंग फ्रेश प्रिपरेशन, तो वो क्या करें, BSc बुक्स पढ़ें प्लीज़, ठीक है। कवर ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज नो टीचर कैन कवर ऑल 9 बुक्स विच यू हैव स्टडीड इन 3 years। उसको वो कुछ मंथ्स में नहीं कवर कर सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ थ्योरी छूट जाएगी या कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस रह जाएगी या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आप खुद कवर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप भी पढ़ें एंड देन आप गाइडेंस भी लें। कुछ आपसे जो मिस हुआ वो टीचर से कवर हो गया, तो टीचर से मिस हुआ आपने कवर कर दिया। सो इन दैट वे इट विल वर्क। सो स्टार्ट सेल्फ स्टडी ऑल्सो एंड रिस्पॉन्सिबल बनिए इस चीज़ के लिए कि हमारा हार्डवर्क भी इसमें बहुत मैटर करता है। हम अपना इसमें 100% देंगे, कुछ पर्टिकुलर टिप्स की तरफ नहीं भागेंगे, हम अपना 100% देकर पढ़ेंगे। चैनल पर भी मेरा यही प्लान है, थ्योरी वीडियोस तो जो हैं दे विल बी अवेलेबल, वो हमेशा ही रहेंगी, बट इसके ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू टीच फिज़िक्स जो है BSc लेवल की। तो मैं BSc लेवल की फ़िज़िक्स प्रॉपर जितनी मेरे से डिटेल में हो पाएगी आई विल स्टार्ट दैट। बाकी आप लोग अपने लेवल पे उसको पढ़िए एंड कवर कीजिए। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स चैनल पर आई एम गोइंग टू टीच BSc फ़िज़िक्स। तो इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा है, पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं होंगे बट कि पूरा सिलेबस डिटेल में होगा और आप लोग भी साथ में पढ़िए और मैं भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर, और मेरी हमेशा दिल से यही दुआ है कि आप सबका पेपर क्वालिफाई हुआ हो और सबके बहुत अच्छे मार्क्स से सबकी सिलेक्शन हो।